नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं, अगर गुरु देवता लग्न में बैठे हैं यानी कि प्रथम भाव में अगर गुरु हैं तो उनके क्या परिणाम होंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप संपूर्ण देखिए क्योंकि हम इस वीडियो में गुरु के जो प्रथम भाव के परिणाम है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, साथ में गुरु की जो दृष्टियां हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और कैसे हम गुरु का फलादेश करें। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस फलादेश करने का जो तरीका है, एक नॉर्मल तरीका वो बताऊंगा, जिससे कि आप अपनी जन्म कुंडली में इसका फलादेश करें। फलादेश करने की जरूरत क्यों है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि जैसे मैं आपको ये वीडियो बता रहा हूँ, अपने वीडियो में कुछ आंकलन दिखा रहा हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ऐसे कोई भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे वीडियो बना के बैठे, तो उनमें अलग अलग परिणाम हैं। तो आपके ऊपर जरूरी नहीं कि सभी परिणाम लागू हों। जैसे मैं बता रहा हूं तो जरूरी नहीं कि वो सारे परिणाम लागू हो, क्योंकि हम जो भी वीडियो बनाते हैं, जो भी हम सीखते हैं, वो ज्योतिष के अंदर काल पुरुष की जन्म कुंडली और अपने अनुभव के आधार पे सीखते हैं और उसके आधार पे हम बताते हैं। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली अलग है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपका प्रत्येक व्यक्ति का लग्न ही अलग है। जैसे इस जन्म कुंडली में वृषभ लगन है, जिसमें लगन में गुरु बैठा है। आपकी जन्म कुंडली मिथुन की हो सकती है, कर्क की हो सकती है, सिंह की हो सकती है। मान लीजिए जैसे मैंने ये वीडियो बनाया और यहाँ पे कर्क लगन है तो गुरु यहाँ पे नीच का हो गया, और आपके भी लगन में गुरु बैठा है, मान लीजिए मकर लगन है तो आपका गुरु नीच का हो गया। तो परिणाम दोनों के कैसे एक जैसे हो सकते हैं? संभव ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि एक फलादेश करने का तरीका थोड़ा सा सीखना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ हो। फिर गुरु कुछ न कुछ अंश पे बैठा होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, जुपिटर जो है वो 7 डिग्री और आपके 7.09 डिग्री पे बैठे हैं कृत्तिका नक्षत्र में। कृत्तिका सूर्य का नक्षत्र है। अब मान लीजिए कि आपका जो गुरु है वो लग्न में ही बैठा है, आपके मित्र का भी लग्न में ही बैठा है, लेकिन इन दोनों का नक्षत्र स्वामी, जैसे आपका नक्षत्र स्वामी जो है चतुर्थ भाव में बैठा है और आपके मित्र का जो नक्षत्र स्वामी है वो अष्टम में बैठा है, तो परिणाम भिन्न आ गए। इस गुरु को कोई ना कोई दृष्टि भी देख रहा होगा। तो इसी प्रकार आप थोड़ा सा इसका आकलन स्वयं करें। वो कैसे करें उसके सिंपल ट्रिक्स भी बताऊंगा। तो आप मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारे जो वीडियोस हैं वो मिलते रहें। इसके साथ हमारी जन्म कुंडलियों की जो चर्चाएं हैं उसमें नवमास कुंडली के बारे में भी वीडियो चल रहे हैं, उनका भी आप लाभ लें। तो प्रारंभ करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जब आप गुरु का आकलन करते हो तो गुरु हमारी जन्म कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह है, क्योंकि गुरु नरसिंगिक शुभ ग्रह है और वृद्धि का कारक है। वृद्धि का मतलब है कि हमारी जो उत्पत्ति है उसका कारक है। गुरु जन्म कुंडली में 2 महत्वपूर्ण राशियों का कारक है, 9 नंबर धनु और मीन राशि यानी कि 12 नंबर। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है। दोनों की दोनों जो राशियां हैं ये जीव उत्पत्ति वाली राशि है, यहाँ पे बहुत अधिक लाभ होता है। तो ये इसीलिए गुरु को वृद्धि का कारक कहा गया है। तो प्रथम भाव में गुरु के जो लक्षण होंगे, जातक का जो कद है वो लंबा होगा, शरीर जो है वो सुडोल यानी कि चर्बी से भरा हुआ, थोड़ा मोटा हष्ट-पुष्ट दिखने में नजर आएगा। रंग जो है वो गोरा होगा। शरीर में जो हड्डियां हैं या हाथों में जो नसें हैं वो बहुत ही कम नजर आएगी, यानी कि शरीर पे चर्बी जो है वो ज्यादा होगी। जातक जो है वो गंभीर होगा, गुणी होगा और न्यायप्रिय, बुद्धिमान, प्रभावशाली व्यक्तित्व रखने वाला होगा। जातक जो है वो हर क्षेत्र में निपुण और श्रेष्ठ विद्वान होने के उसमें गुण होते हैं। अच्छा सलाहकार होता है। शिक्षा के क्षेत्र में और अपने फाइनेंस के क्षेत्र में, प्रबंधन के क्षेत्र में यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके क्षेत्र में, लिखने में, संपादन में, व्यापारिक लेखा जोखा यानी कि अकाउंट्स के क्षेत्र में, कानूनी प्रक्रियाओं में। गुरु कानून का भी कारक है, क्योंकि गुरु की जो 9 नंबर राशि धनु राशि है, काल पुरुष की जन्म कुंडली में आपके नवम भाव में आती है, जो कानूनी प्रक्रियाएं, जज, जस्टिस, इनके अनुकूल दिखाई गई है। तो आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि कानूनी क्रियाओं में, टैक्स वसूलने वाली प्रणाली में, इन सब में गुरु का जो है वो योगदान रहता है। तो जातक में इस तरह के गुण होंगे। यहाँ पे गुरु का अच्छा होना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। साथ में गुरु एक सात्विक गुणों वाला ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति होता है और वो अपने परिवार में बच्चों के लिए समर्पित, पत्नी के लिए, माता पिताओं के लिए समर्पित और उनकी इच्छाओं की कामना की पूर्ति के लिए हमेशा ही समर्पित रहने वाला व्यक्ति होता है। अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के जो लोग हैं, कुनबे के लोग हैं, उन सब से बना के और एक अपना जो वर्चस्व है उन सब के सामने स्थापित करने वाला, गौरव प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति होता है। और अपने इस
उच्च और आदरणीय व्यवहार से जातक जो है वो अच्छा रिजल्ट लेता है, अच्छा परिणाम देता है और सभी के मध्य में अपने उच्च स्तर को प्राप्त करता है। और इसके अलावा अगर गुरु लग्न में है तो जातक अच्छा पुत्र बनता है, अच्छा पति बनता है और अच्छा पिता भी बनता है। वो अपने परिवार के लिए सोचता है और परिवार की सारी जिम्मेदारियां समय पे और पूर्ण रूप से निभाता है, क्योंकि नरसिंह शुभ ग्रह है गुरु, न्याय कारक ग्रह है, तो अपने जीवन में सभी तरह से अपने कार्यों को न्यायपूर्ण तरीके से निभाने की कोशिश करता है। अब गुरु अच्छा बुरा होगा, कमजोर होगा तो उसके अनुकूल चीजें चलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको फलादेश करते समय ध्यान रखना है। साथ में राशियों का भी आंकलन लेना है। अब जैसे कि मैं एक छोटी छोटी हिंट की बातें बताता हूं आपको। और यदि गुरु लग्न में उच्च का हो, गुरु जो है वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, तो कर्क लग्न वालों के लिए गुरु लग्न में उच्च का हो जाएगा तो हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएगा। तो ये बहुत ही लाभदायक योग होता है। इसमें जो है जातक बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम लेता है और जातक अपनी 16 वर्ष की आयु में ही राजयोग प्राप्त करता है। अगर गुरु कर्क राशि में है और जन्म कुंडली के अशुभ ग्रह या पापी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़े तो गुरु राजयोग देता है। और अगर पापी ग्रह और अशुभ ग्रह, जैसे कि जन्म कुंडली का कोई पापी ग्रह है, जैसे मान लीजिए शनि राहु केतु हैं, या जन्म कुंडली में जैसे ये मान लीजिए वृषभ लगन की जन्म कुंडली है, तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली में मंगल भी एक तरह से अशुभ ग्रह हो गया। तो अगर गुरु को मंगल देख लेगा तो भी जातक के लिए अशुभ परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि अगर कर्क राशि में बैठा हो उच्च का और उसको कोई अशुभ ग्रह देख रहा हो तो जातक को अशुभ परिणाम भी मिल सकते हैं, या वो जिस तरह का ग्रह है यानी जो देख रहा ग्रह उस तरह के अशुभ परिणाम मिलने के योग बनेंगे। और इसके अन्यथा अगर गुरु धनु राशि में हो तो भी हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनेगा। लेकिन यहाँ पे अगर गुरु अशुभ ग्रहों से दृष्ट है तो जातक जुआरी बनता है, सट्टेबाज बनता है। और यदि गुरु मीन राशि में लगन में बैठा हो तो भी जातक को गुरु जो है हंस नाम का पंच महापुरुष योग देते हैं। और अगर इस गुरु के साथ शुभ ग्रह हो या मित्र ग्रह हो या उनकी दृष्टि हो तो जातक के लिए बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। जातक अपने कुल में श्रेष्ठ होता है और कुल दीपक योग बन जाता है। जातक जो है वो अपनी विद्या से और अपने ईश्वरीय भक्ति से सम्मान प्राप्त करता है। जातक बहुत अधिक लाभ लेता है। और अगर मेष राशि का, सिंह राशि का अथवा धनु राशि का हो तो जातक धैर्यवान भी होता है और जातक जो है वो स्वाभिमानी और मित्रों के साथ सुखी रहता है। अब इसमें अशुभ ग्रहों की दृष्टियां नहीं होनी चाहिए। और जातक वृषभ राशि में, कन्या राशि में या मकर राशि में होता है तो जातक स्वार्थी होता है। जातक जो है वो लोगों का भला नहीं करता है, भले के चक्कर में उसको लूटने की कोशिश करता है। और यदि जातक का गुरु कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि में हो तो जातक जो है वो जीवन के अच्छे लाभ लेता है। जातक बहुत खर्चीला होता है और उसके इस खर्चीले स्वभाव से जो है सभी लोग जो है परेशान तो रहते हैं लेकिन आनंदित भी रहते हैं। तो इस तरह के परिणाम है लग्न में अगर गुरु बैठा हो। अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं। सबसे पहली दृष्टि 5वीं दृष्टि, और उसके बाद 7वीं दृष्टि और उसके बाद 9वीं दृष्टि। गुरु अपनी दृष्टियों में अमृत रखते हैं और अपना जैसा गुरु होता है वैसी उसकी दृष्टियां होती है। अब गुरु अगर लगन में बैठा है तो 5वीं दृष्टि से संतान भाव को देखता है और हमारी जो गुणवत्ता है, ज्ञान है, हमारी जो पढ़ाई के अंदर जितनी भी रोचकता है उन सब को जो है मजबूत करता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पे हमें पढ़ाई में, प्रेम में या फिर जितने भी पंचम भाव के शुभ परिणाम हैं वो सारे के सारे देंगे और अशुभ परिणाम को कम करेंगे। ये सब के सब राजयोग यहाँ पे गुरु देता है। सप्तम भाव में है तो अच्छा वर देगा, पत्नी जो है वो सुंदर आएगी और हम जैसे हैं, जैसे कि जैसी हमारे शरीर के जैसी की जैसी पत्नी आएगी और हमें उससे बहुत अधिक लाभ होगा हर तरह से। और इसके साथ जो है गुरु अगर जन्म कुंडली में 9वें घर को देखता है तो जातक को विदेश यात्रा कराता है, धार्मिक यात्राएं कराता है, माता पिता को धर्म से संबंधित जो है वो यात्राएं कराता है, यानी कि जातक खुद अपने माता पिता के साथ भी धार्मिक यात्राएं कराता है और मान और यश को प्राप्त करता है। अगर गुरु अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है और सप्तम भाव को देखते हुए अगर इस गुरु को कोई अशुभ ग्रह या फिर बुध देख लेवे या फिर जन्म कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं दूषित मंगल देख लेवे तो जातक के 2 विवाह या फिर जातक के पहले विवाह में टूटने के और एक एक्स्ट्रा मेटल अफेयर के भी योग बन सकते हैं, क्योंकि गुरु द्विस्वभावी राशि का मालिक है, 2 शादी के 2 रिलेशन के भी योग बनाता है।
तो यहाँ पे ऐसे योग भी नजर आते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है जन्म कुंडलियों पे, उसका फलादेश करने पे। अब आपको मैं जो महत्वपूर्ण जो चीज है, यानी कि फलादेश कैसे किया जाए, उसके बारे में बताता हूँ। फलादेश करने का जो तरीका है वो ज़्यादा जटिल नहीं है। तो इसमें क्या करना है, आपको पहले ये देखना है कि मेरी जन्म कुंडली में गुरु की क्या उपयोगिता है। यानी गुरु लग्न में तो बैठा है, किसी भी राशि में हो सकता है, उसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए यहाँ पे गुरु जो है वो अष्टम का मालिक है, तो एक शुभ ग्रह, शुभ यानी कि शुभ भाव नहीं है। अब गुरु यहाँ पे लाभ घर का मालिक है, तो लाभ घर यहाँ पे शुभ है, लेकिन शुक्र के साथ इसकी मित्रता नहीं है, लेकिन एक लाभ घर का मालिक है, तो हम यहाँ पे इसे अशुभ ही मानेंगे, या सब मान सकते हो, लेकिन ये शुभ नहीं है तो इसे अशुभ ही माना जाएगा। तो अशुभ ग्रह है गुरु, तो वो लगन में आ गया तो लाभ नहीं देगा, यानी कि वो आपने लगन में 8वें के परिणाम देगा, यानी अष्टमेश लगन में आया है तो जातक को रोगी बनाता है। तो इसलिए आप क्या करें कि इसके नक्षत्र को और राशि स्वामी को भी देखें। जैसे कि आपने ये देखा कि भाई गुरु शुभ नहीं है, तो आपको ये आइडिया हो गया। अब इसका राशि स्वामी है, वो भी परिणाम देगा। तो गुरु यहाँ पे देखोगे तो शुक्र की राशि में, शुक्र पंचम घर में नीच का हो गया। पंचम घर तो अच्छा पकड़ा इसने, लेकिन नीच का हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि शुक्र भी अशुभ हो गया, तो यानी कि ये जातक के लिए शुभ परिणाम नहीं मिलेगा। अब जातक को यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जातक को यहाँ पे हेल्थ संबंधित इश्यू तो रहेंगे, लेकिन कभी कभी दवाई भी लग जाएगी, लेकिन कई बार जो है दवाइयाँ लेट लगेगी, क्योंकि शुक्र नीच का हो गया। अब यहाँ पे ये देखिए कि गुरु किसके नक्षत्र में है, तो गुरु यहाँ पे देख रहे हैं तो सूर्य के नक्षत्र में है, कृत्तिका, और कृत्तिका नक्षत्र का मालिक है सूर्य। सूर्य स्वराशि का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु की जो दशा होगी उसमें हमें प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होंगे, चतुर्थ भाव यानी शिक्षा से संबंधित लाभ होंगे। लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में लाभ नहीं हो, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो हेल्थ में नो रिकवरी का, क्योंकि रिकवरी का भाव पंचम, तो इसके 12वां भाव है चतुर्थ। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गुरु यहाँ पे इतना शुभ नहीं जा रहा है। अब यहाँ पे अगर हम गुरु को और थोड़ा आकलन करें तो नवमास कुंडली में देखिए, नवमास कुंडली जो है वो इस लगन कुंडली का दिल है। ये अगर शरीर है तो नवमास उसका दिल है। तो गुरु यहाँ पे तो शुभ नहीं हुआ है, लेकिन नवमास में जाके अपने लाभ घर के अंदर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी स्वराशि का चला गया। तो हम यहाँ कहेंगे कि ये गुरु जो है वो राजयोग में आ गया, महत्वपूर्ण हो गया। क्योंकि आप अगर देखोगे तो वृषभ लगन की जन्म कुंडली यानी कि पृथ्वी तत्व है 2, 6 और 10, तो ये पृथ्वी तत्व राशियां हैं। और पृथ्वी तत्व राशियां जो होती है उनके अंदर कोई भी ग्रह बैठा हो और नवमास में अगर वो ग्रह मीन राशि में चला जाए तो पुष्कर नवमास में चला जाता है। तो आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पे पुष्कर नवमास में होने की वजह से बड़ा ही बड़ा राजयोग दे रहा है। और अगर हम लग्न के परिणाम के देखते हैं तो सर्वाष्टक वर्ग में 32 पॉइंट आते हैं, तो गुरु मजबूत है तभी 32 पॉइंट आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि गुरु यहाँ पे अशुभ परिणाम नहीं दे रहा है, ये लाभ ही दे रहा है। हाँ, कई बार ये अशुभ ग्रहों की जो चाल होगी वहां पे नेगेटिव परिणाम देगा, क्योंकि गुरु जो है इसको चंद्रमा भी देख रहा है और चंद्रमा नीच का बैठा है। तो इस तरह के कुछ परिणाम बिगड़ जरूर रहे हैं, लेकिन गुरु एन केन प्रकारेण लाभ दे देगा। और इसके बाद अगर गुरु की स्ट्रेंथ को देखेंगे यानी कि सडबल में, तो यहाँ पे देख सकते हैं गुरु जो है वो 133 पॉइंट यानी कि बड़ा अच्छा स्ट्रेंथ ले रखा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि गुरु जो है वो ज़्यादा बुरे नहीं गए हैं। जो तो मैंने जैसे आंकलन किया है उस तरीके से आप भी आंकलन कर सकते हो। इसके साथ आपको जीवन के जो भी लक्ष्य हैं, जैसे कर्म के हिसाब से देखना है दशमांश में, आपको जो है वो सप्तमांश कुंडली में देखना है, यानी कि संतान से संबंधित, विवाह से संबंधित नवमांश में देखना है। तो इस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली के अंदर जो डिविजनल चार्ट्स है उसमें उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये जो वीडियो था आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।